गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आप लोग का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब आपका वाइवा होने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है। आप लोग को पता होगा सब यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वाइवा में, उसे हम देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक पे आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसे देखेंगे। आशा करती हूँ जो आपका पेपर हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और प्रैक्टिकल में भी आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन दूँ जो आपके वाइवा में पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑन टेक्स्ट है, उसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जो आपने अपने आप से स्वयं से जो आपने पोएम लिखी या कहानी लिखी है उसको कैसे दर्शाया जाएगा या उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसे भी देखा जाएगा। और फिर आपका माइक्रो टीचिंग में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेसन प्लान से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वाइवा के थ्रू, तो उसमें भी हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे और कौन से टॉपिक्स में, यानी कि जो आपकी फ़ाइल बनी है उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे EDU B.Ed 108 जो है आपका कंपल्सरी प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग फॉर इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ लिखा जाता है। इसमें आपको कई बार ये क्वेश्चन पहला ही पुटअप हो जाता है। EPC का फुल फॉर्म क्या होता है। EPC का फुल फॉर्म यानी कि इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ होता है, जो कि आपके EDU B.Ed 108 में आपका मेंशन है। तो ये कई बार पूछा जाता है EPC का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद से आपका जो EDU 108 है उसमें बहुत सारे ABCD 4 हैं, चार आपके टॉपिक होंगे। उसी के अंतर्गत यानी 4 फाइल आपकी होगी। उसमें आपको क्या क्या लिखना है ये आपको पता होगा, बना चुके होंगे और वाइवा के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो A है, हमारा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। इसका मतलब है पाठ पर अध्ययन और चिंतन, यानी कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कई बार दीवा स्वप्न दिया होगा, शांति निकेतन बाय शिवानी पहला है, आपका बंटी बाय मनु भंडारी दूसरा है, तीसरा आपका व्हाट इज़ वर्ड टीचिंग बाय कृष्ण कुमार, यानी कि आपका मूल्य शिक्षण क्या है। नेक्स्ट है आपका बालकों में भाषा विकास बाय कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है आपका दीवा स्वप्न बाय गीजू भाई बंडेकर। और सेकेंड लास्ट है आपका एमिल जो कि ऑन एजुकेशन बाय रूसो है। और लास्ट आपका है RTE एक्ट 2009। इन सब में से आपको 2 करने होंगे, यानी 2 आपको टॉपिक दिए गए होंगे जो आपका यूनिवर्सिटी अलॉट करता होगा, उस पर आपको लिखना होगा। इसमें जो आपका है, मैंने RTE एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको आप देख सकते हैं। दीवा स्वप्न है जो कि कई जगह पे दिया जाता है कि दीवा स्वप्न पे को आप पहले से चिंतन कीजिए, यानी उस पार्ट को पहले आप पढ़िए, उसके बाद से चिंतन कीजिए और अपने आप से यानी कि अपने भाषा में अपने विचारों को प्रकट करिए, यानी उसको लिखिए। ऐसे ही आपका बंटी है, उसमें भी आपका क्या है, आपको पहले पाठ को अध्ययन करना है, उसके बाद से उस पर चिंतन करना है, उसके बाद से अपने विचारों को प्रकट करना है, यानी अपने विचारों को अपने फाइल में लिखना है, यानी कि एक संक्षिप्त विवरण आपको देना होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले अगर हम आपकी बंटी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसे किसने लिखा है, ये कैसा उपन्यास, ये उपन्यास है, कहानी है, क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपका बंटी एक उपन्यास है, किसने लिखा है, मनु भंडारी ने। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है किसने लिखा है, मनु भंडारी ने लिखा है। ये कैसा क्वेश्चन है, यानी कि आपका बंटी में क्या कहा गया है, कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें आपको पता होगा, आपने ये पार्ट पढ़ा होगा। इसमें एक लेडी है, उसके पहली बात तो समाज को कैसे कैसे वो फेस करती इसके बारे में बताया है। उसके अंतर्गत माँ बाप के बीच में अगर झगड़ा होता है, तलाक होता है, तो बच्चा कैसे सफ़र करता है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि बच्चे के मनोदशा के बारे में बताया गया है। इसमें मनु भंडारी ने इस बात को यानी कि एक सोच को बताया है कि बच्चा कैसे कैसे अपने आप को हर समय के हिसाब से कैसे कैसे अपने आप को बदलता है। उसमें उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, दोनों में झगड़े बढ़ते हैं। बेटा जो है वो दोनों को समझ नहीं पाता। जब उनका तलाक होता है तो माँ के साथ रहने लगता है। माँ कुछ समय बाद एक दूसरे से शादी कर लेती है, डॉक्टर साहब से शादी कर लेती है। उस समय बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि माँ का प्यार क्यों कम हो रहा है। उसके बाद से वो उसके छोड़कर यानी कि माँ को छोड़ के पिता के पास जाता है। पिता के पास जाने के बाद से वहाँ वो देखता है कि उनकी भी एक पत्नी है, एक बच्चा है, यानी एक छोटा भाई है। उसके साथ वो मैनेज कैसे करेगा। ये सामाजिक जो परिस्थिति बनती जाती है उस समय के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कैसे करे वो समझ नहीं पाता। इसी मनोदशा को माँ की बंटी में मनु भंडारी ने प्रदर्शित किया है। तो इसे भी आप देख सकते हैं।
आपके बंटी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं। जैसे पात्र में माँ है, उसका नाम क्या है, शकुन है। पिता है, उसका क्या नाम है, अजय वर्मा है। एक वकील चाचा का इसमें डिस्कस हुआ है, और एक डॉक्टर साहब जो कि शकुन के दूसरे पति हैं। और बंटी जो कि एक छोटा बच्चा है, उसी की सामाजिक मनोदशा के बारे में बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे पात्र संबंधित क्वेश्चन बंटी से पूछे जा सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कौन सा मतलब यानी कि कैसा समाज की मानसिकता को बता रहा है। तो इसमें है पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को बता रहा है। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। दूसरा आपका आता है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न की बात करें तो दीवा स्वप्न किसने लिखी है, गेजूबाई बर्डेका। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। कितने पृष्ठ है, 94 है। किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में लिखा है। इसका अनुवाद किसने किया है, काशीनाथ द्विवेदी ने किया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। गीजूभाई जो भंडारी है, गीजूबाई बर्डेका जो हैं, इन्होंने दीवा स्वप्न लिखा है। इसमें कितने खंड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने खंड है, 4 खंड है। प्रथम खंड का नाम क्या है, प्रयोग का आरंभ, यानी कि नियुक्ति के 2 महीने। फिर उसके बाद से दूसरा खंड जिसमें प्रयोग की प्रगति है। थर्ड खंड है आपका 6 महीने के अंत में। और लास्ट यानी कि चतुर्थ खंड आपका है अंतिम सम्मेलन। ये 4 खंड है। चारों खंड में क्या क्या बताया गया है। इसमें एक मेन पात्र है जो कि है शिक्षक, यानी शिक्षक से इर्द गिर्द ये पूरा कहानी बना गया है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं लक्ष्मी शंकर, वो एक शिक्षक होते हैं। उनकी नियुक्ति होती है, तो वो अपने बाल मनोविज्ञान के कारण बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो अभिरुचियाँ हैं, उनको पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षण करते हैं, उसको इसमें बताया गया है। इसमें जो लक्ष्मी शंकर हैं, उनकी नियुक्ति होती है सबसे पहले 2 महीने में, यानी जो पहला का 2 महीना होता है, उसमें बाल मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों की जिज्ञासाओं को, उनकी अभिरुचियों को पहचान कर उसी के अनुरूप अपने शिक्षण की नीति को तैयार करते हैं, यानी कि अपना टीचिंग मेथड तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से उसको पढ़ाते हैं। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि एक बच्चे की मनोदशा को समझते हुए पढ़ाना पहले 2 महीने में इन्होंने शुरुआत की। इस कहानी में पहला चरण क्या था, प्रयोग का प्रारंभ, यानी कि आप कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, यानी बच्चों की जिज्ञासा और रुचियों को समझते हुए उनका प्रयोग करते हुए बच्चों के लिए एक शिक्षा नीति तैयार करेंगे पहले 2 महीने में। ये पहला चरण था। दूसरे चरण में प्रयोग की प्रगति है। दूसरा चरण का क्या नाम है, प्रयोग की प्रगति। इसे आप याद रखेंगे। कई बार पूछा दूसरा चरण क्या था, तो आपको क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा उसमें क्या है, यानी प्रयोग की प्रगति में क्या किया। तो बच्चों को खेलकूद, कहानी, नाटक तथा भ्रमण के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया 2 से 6 महीने में। यानी 2 महीना आपको उसको समझने में लगा, फिर 2 से 6 महीने में उनको यानी खेल कूद के द्वारा, रोल प्लेइंग के द्वारा, नाटकों के द्वारा, भ्रमण करके इन सब के द्वारा भी शिक्षा देने का प्रयास किया गया, यानी उस टीचर ने किया, लक्ष्मी शंकर ने किया गया। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में जो 6 महीने के अंत में, इसका टॉपिक क्या था, 6 महीने के अंत में, इसमें इन्होंने शैक्षिक प्रयोग का सकारात्मक रूप से सामने आने लगता है। जब ये सभी चीज़ें होती हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन बन जाता है, तो हमें सकारात्मक रूप से आपका पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है, तो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच किसी तरह का कोई भय का माहौल नहीं होता है, यानी कि बच्चे अच्छी तरह बच्चों में इंटरेक्ट कर पाते हैं और बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, यानी टीचर को भी समझ देते हैं, यानी कि एक तरह से वो फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है। उसके बाद से चतुर्थ चरण जो है वो अंतिम सम्मेलन है। इसमें उन्होंने सभी शैक्षिक प्रयोग को सफल होते हुए देखा और प्रधानाध्यापक, डायरेक्टर, सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक थे वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसमें अभिभावक जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक होते हैं, यानी कि आप ये चारों चरण करने के बाद एक अच्छे शिक्षक कहलाते हैं। यानी बच्चों की मनोदशा को समझते हुए, उन पे काम करते हुए, उनकी मनोदशा के अनुसार शिक्षण नीति बनाना, उन्हीं को समझकर उन पे नाटक के द्वारा उनको समझाना। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो रोल प्लेइंग करके या भ्रमण करके उनको समझाना हर टॉपिक को। उसके बाद से उसके शिक्षण में जो सकारात्मक रिजल्ट आता है उसके अनुसार बच्चों के ऊपर ये जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो मनोदशा प्रयास किया गया था वो अच्छा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारे इस कहानी के अंतर्गत आया है, यानी कि एक शिक्षक पे संबंधित था, कहानी थी, शिक्षक को कैसा करना चाहिए, बच्चों की मनोदशा समझना चाहिए, ये सब चीज़ें इस कहानी में हैं। यानी कि पात्र मेन लक्ष्मी शंकर। कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। पहला चरण प्रयोग का प्रारंभ, दूसरा चरण 2 से 6 माह में प्रयोग की प्रगति, तो तीसरा चरण आपके 6 महीने के अंत में, और लास्ट चरण आपका है अंतिम सम्मेलन। तो ये चारों चरण आपको याद होना चाहिए और किस चरण में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दीवा स्वप्न की बात करें तो इसमें पात्र को भी आपको याद रखना है, कौन कौन से पात्र है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे। पहला आपका है प्रशासक वर्ग,
यानी उसमें पात्र पहला प्रशासक वर्ग है, उसमें आपका उच्च पदाधिकारी वर्ग है, डिप्टी साहब है। दूसरा आपका है शिक्षक वर्ग, जो कि इसमें लक्ष्मी शंकर है, जो कि इसमें मेन किरदार है, राम जी हैं, चंपक लाल हैं, वेदीपाल शिव शंकर हैं, विश्वनाथ आदि, ये सब चीज़ें आपकी याद रहेंगी। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी वर्ग, उसमें आपका कौन कौन से हैं? शंकर लाल, माधव, राघव, जीवन लाल, श्याम सुंदर, देवी सिंह, चंपक, नेमोचंद और सज्जन लाल। फिर आपका लास्ट आपका अभिभावक वर्ग, उसमें गांव के लोग हैं, जैसे कि भगवान दर्जी, रघु जी, जीवन, सेठ राघव, साधुकार और हमलेदार। तो ये सब चीज़ें इसमें अभिभावक के रूप में कौन कौन से लोग हैं, शिक्षक वर्ग में कौन कौन से हैं, प्रशासक वर्ग में, ये पात्र भी आपको याद होना चाहिए। इस कहानी में बच्चों को विद्यालय के भयपूर्ण वातावरण से मुक्त कराना ही मेन मकसद है। यानी कि उस कक्षा में बच्चे अन्य कक्षाओं के बच्चों की अपेक्षा अधिक अनुशासित और बुद्धिमान दिखाई देते हैं, और बच्चों की, शिक्षक की और आपके अभिभावक की, इन सब की जो सोच है उसमें भी बदलाव आया। ये तो था आपका गिजुआ बर्घेका का दीवा स्वप्न, इसको आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो अलॉट करेगा टॉपिक, उसके हिसाब से आप उसको पाठ को अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद से लिखेंगे। तो जो भी आपका टॉपिक होगा उससे संबंधित आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो पात्र हो, उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि संक्षिप्त विवरण बताइए आप, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो आरटी एक्ट है 2001 वो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। अगर आपने लिखा हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एमएल है जो कि रूसो द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रकृतिवादी है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आगे भी आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद से आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसके में जितने भी टॉपिक है, जो कि आपका EDU B.Ed 110 है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको मैंने सभी टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं अगले सेमेस्टर के लिए। फिर आपका आता है 108B, यानी कि आपका माइक्रो टीचिंग एंड ICT इन क्लासरूम। इसमें कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो आपका कोर्स कंटेंट है। इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ स्किल बेस्ड माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान ऑन 5 टीचिंग स्किल्स इन ईच ऑफ 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स। माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, ये एक प्रयोगशाला विधि है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। माइक्रो टीचिंग आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ाया, उसके कौन सा कितना कैसे चक्र बनता है, कैसे किया जाता है, माइक्रो टीचिंग में कितने लोग होते हैं, कितने लोगों को पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो है एक प्रयोगशाला विधि है। इसके जनक किसे माना जाए? DW एलन को। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1961 में इसको लाया गया था। इसके बाद से ये कैसी क्लास होती है? एक स्मॉल क्लास, यानी कि अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होंगे, एक टाइम में एक ही स्किल होगा। ये जो टाइम होगा 5 से 10 मिनट होगा, 5 से 10 स्टूडेंट होंगे, एक टाइम में एक ही स्किल, और तुरंत फीडबैक की इसमें बात की जाती है। इसकी जो अगर परिभाषा की बात करें तो DW एलन ने एक परिभाषा लिखी थी कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा को कम समय में पूर्ण होती है, यानी कि एक क्लास को एक क्लासरूम बनाती है। यानी सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा बच्चा सीखता है, एक एक स्किल को एक एक टाइम में एक एक स्किल को सीखता है। इसके सिद्धांत की बात करें तो ये जो होता है एक वास्तविक शिक्षण होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है एक वास्तविक शिक्षण होता है। इसमें क्लासरूम में जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक टाइम में एक ही स्किल को किया जाता है, ताकि हर एक बच्चे में निखार आए और अपनी वो टीचिंग को बेहतर बना सके। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या है। तो इसमें स्किल की बात करें तो मैंने आपको इसमें साइकिल की बात करें तो मैंने आपको साइकिल बताया हुआ है, इसे भी आप याद कर लेंगे। आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा है नहीं, आप टाइम टेकिंग लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आपकी जो स्किल्स हैं, कौन कौन से स्किल्स आपको कराए गए हैं, सबसे पहले आपका उद्देश्य लेखन कौशल आता है, फिर आपका इंट्रोडक्शन स्किल है, फिर इसके कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। मेन बात है कि जितने भी स्किल्स हैं उनके कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन स्किल, जो कि व्याख्यान कौशल नाम से होता है। फिर आपका है क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि प्रश्नीकरण कौशल। नेक्स्ट है आपका प्रॉबिंग स्किल, यानी कि अनुशीलन कौशल, प्रॉम्प्टिंग स्किल। फिर उसके बाद आता है रेनफोर्स स्किल, यानी कि रेनफोर्समेंट स्किल, इसका मतलब है पुनर्वलन कौशल। फिर आपका आता है ब्लैक बोर्ड स्किल, यानी कि श्यामपट्ट कौशल। जो आपको कौशल कराए गए होंगे, जो आपने फाइल में लिखे होंगे, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, कौन से स्किल में कौन सा कंपोनेंट लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान की बात करें तो सबसे पहले आप लेसन प्लान, तो पहली बात है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य हमारा सब्जेक्ट से संबंधित होता है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ है तो उससे संबंधित आपके सामान्य उद्देश्य होंगे। उसके बाद अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो वो टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अगर मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ तो उसमें मेरा एक टॉपिक होगा, जैसे भूमि है वो मेरा एक टॉपिक है, उससे संबंधित आपका, उससे रिलेटेड आपका कोई भी विशिष्ट उद्देश्य बनेगा। ये जो विशिष्ट उद्देश्य बनाया जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक से संबंधित होते हैं। जो भी आपके विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि बच्चों में ज्ञान अर्जित कराना, उनमें बोध यानी कि समझ कराना, यानी समझने में मदद करना और फिर उसका प्रयोग करने में वो मदद करता है विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद से आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें कौन कौन सा पेपर था। जैसे आपका 106 है, 107 है, 108 है, 109 है, उसमें ए और बी है, तो इनके नाम पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको जो सेकेंड सेमेस्टर आपने जो पेपर दे चुके हैं उसके कौन कौन से क्या क्या नाम हैं। जैसे 106 का नाम क्या है आपका, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। दूसरा आपका 107 है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर आपका 108 है आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जो कि ABCD जो हमने पढ़ा वो है। उसके बाद से हमने ए पढ़ा, अभी बी पढ़ लिया, सी और डी हम इसके बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो 109 है, ए है जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और लास्ट 109 बी आपका फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए कि आपके कौन कौन से पेपर के कौन कौन से नाम हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद से हम आते हैं आपके सेक्शन सी में। नेक्स्ट है आपका 108 EDU B.Ed 108 सी पार्ट हमने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसमें यानी कि स्वयं को समझना। इसमें आपके टॉपिक बन सकते हैं सेल्फ रिटन पोएम, स्टोरीज, शेयरिंग ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन पीयर ग्रुप। फिर आपका आता है 5 एक्टिविटीज़ ऑफ योगा। ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी ये इस पे आपको टॉपिक पे लिखना होगा, यानी योगा से संबंधित 5 एक्टिविटी लिखनी होगी, सेल्फ रिटन पोएम लिखना होगा और शेयरिंग ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फॉर पीयर ग्रुप। ये भी ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का मतलब होता है स्वयं को समझना। सबसे पहला हम टॉपिक देखिए अगर सेल्फ रिटन पोएम, तो इसमें आपको स्वयं से लिखा है, आपने खुद समझ के लिखा है, स्वयं से आपने पोएम को लिखा है, इसका आपको पोएम याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप पोएम पूरा सुनाइए, कई बार क्वेश्चन पूछता है इसका भावार्थ बताइए, यानी आपको भावार्थ पता होना चाहिए। आपने खुद से लिखा है तो आपको भावार्थ समझ में आता होगा, तो आप इसको बता सकते हैं। इसमें आपका मेन आपका है कि आपका शीर्षक क्या है। अगर आपने खुद से लिखा है तो आप बता लोगे, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो जान जाते हैं कि आपने अपने आप से लिखा है या आप चीटिंग करके लिखा हुआ है। तो ये आप देख लेंगे अगर पोएम की बात आती है तो, यानी भावार्थ आपको पता होना चाहिए, शीर्षक पता होना चाहिए, आपको पोएम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें योगा की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जुड़ना। योगा का अर्थ होता है जुड़ना। ये किस धातु से लिया गया है? संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। योगा के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद से इसमें योगा में आपको बताया जाता है, योगा में आपको पूछा जाता है कि इसके कोई पांच एक्टिविटी बताइए, 5 योगा बताइए। तो आप बता सकते हैं अनुलोम विलोम बता सकते हैं, मयूरासन बता सकते हैं, पद्मासन बता सकते हैं, वज्रासन बता सकते हैं, वीरासन बता सकते हैं। ये सब 5 है। आपको पता होना चाहिए आसन कैसे होता है, यानी कैसे बैठा जाता है, उसे किया कैसे जाता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर कई बार बोल देते पद्मासन कैसे किया जाता है, आप बैठ के बताइए, करके दिखाइए, तो ये भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद से आपको पूछा जा सकता है अष्टांग योग कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये पुटअप हो जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका यम में क्या है? मन है, कर्म है, वचन पर संयम है, तो ये सब चीज़ें भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 21 जून। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और पुटअप हो सकता है कि योगा के क्या क्या लाभ हैं, तो योगा के लाभ आपको पता होना चाहिए कि ये अनेक रोगों का इलाज पॉसिबल हो सकता है, जैसे अस्थमा है, रक्तचाप है, पाचन विकार है, मधुमेह है, गठिया है रोग, ये जो रोग हैं उन सब का योगा से लाभ हो सकता है। उसके बाद से आप योगा से वजन भी कम कर सकते हैं, चिंता और डिप्रेशन यानी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं योगा के थ्रू,
और आत्मिक शांति की प्राप्ति भी होती है योगा से। तो ये सब चीज़ें आपके लाभ के अंतर्गत आएगा। तो ये आपने लिखा भी होगा और इसे आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसके बाद से आपका आता है कहानी, यानी कि आपने खुद से कहानी लिखी होगी, स्वरचित कविता या स्वरचित आपने कहानी लिखी होगी। उसका आपको शीर्षक पता होना चाहिए, उसका निष्कर्ष पता होना चाहिए। कविता सुनाने के लिए बोल सकते हैं और उसका भावार्थ भी पूछ सकते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है 108D, जिसमें आपका ड्रामा, आर्ट एंड म्यूजिक एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में नाटक, कला और संगीत है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें आपका क्या है, जो शैक्षिक या सामाजिक समस्याओं के समाधान में फिल्मों और मीडिया की भूमिका, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, यूनिवर्सिटी से आपको मिला होगा, उससे संबंधित आपको लिखना होगा। नाटक में भी आपका मेन है कि नाटक का शीर्षक आपको पता होना चाहिए, उसका आपको पात्रों का नाम पता होना चाहिए, किस सामाजिक मुद्दे से संबंधित है ये पता होना चाहिए, उसका निष्कर्ष क्या निकला ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन एक्सकर्शन, यानी कि शैक्षिक भ्रमण। इसमें आपको पूछा जा सकता है टूर कहाँ गया था, आपकी फ़ोटो भी देखी जा सकती है कि आप गए भी थे कि नहीं गए थे। फिर कब गया था, टाइम पूछ सकता है। अगर हम कहीं गए हैं, कुशीनगर ही कहीं गए हैं, तो कुशीनगर में क्यों गए थे, क्या फेमस है वहाँ का, लुम्बिनी को फेमस, अगर आप लुम्बिनी गए हैं, कपिल वस्तु, जैसे जहाँ भी आप गए हैं उसकी फ़ेमस चीज़ें पूछा जाएगा। जैसे लुम्बिनी क्यों फेमस है, तो आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये बात आपको पता है। फिर उसके बाद से आपका और भी कई क्वेश्चन उससे संबंधित बने, उनका परिनिर्वाण कब, स्थल क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ उनको ज्ञान मिला। फिर इस बौद्ध संबंधित को और भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म है उस पर हमारे नवीन सर ने भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, उसे आप देख लेंगे। वो भी आपको बौद्ध धर्म पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये तो था आपका ड्रामा और आर्ट में, ये तो था आपका फाइल से संबंधित, वाइवा संबंधित क्वेश्चन। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है जो कि कंपलसरी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो मैंने बहुत पूरा ही पढ़ा चुका है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, तो उसको आप देख सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयारी अच्छी तरह कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं उसे आपको पढ़ा दूँगी। वाइवा में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना है। अगर आपको नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसे कॉन्फिडेंटली बताना है, बिल्कुल चुप नहीं रहना। चुप रहने से क्या होता है, मार्क्स कम होता है, क्योंकि ये आपके 200 मार्क्स का होता है। इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलकर अच्छे नंबर, आपके अच्छे % बन जाती है। तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिकल में आपको बोल्ड होकर आंसर देना है। पहली बात तो अपनी फाइल को समझना है, फाइल को समझ के ही जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, ताकि आप पेपर को अच्छी तरह वाइवा को अच्छी तरह दे सकें। इसमें आप ध्यान रखेंगे अपना आई कार्ड, अपनी ड्रेस यानी कॉलेज की जो ड्रेस है उसे पहन के जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ताकि आपका वाइवा में कोई भी त्रुटि ना मिले। मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और वाइवा भी बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।